जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आसाम ने ऐसी खबर दे दी है जिसे सुन के दिल खुश हो गया है। मेरा तो हो गया है, आप लोगों का हुआ है नहीं हुआ, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आसाम ने इन्वोक किया एक नया आर्टिकल जिसके तहत जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी प्रोपेगेंडा गैंग हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट, जितने भी फंडेड फर्म्स हैं इंडिया के अंदर जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हैं, सब में रोना धोना फिर से शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आसाम ने ऐसा क्या किया और किस तरीके से बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप साबित होगा आने वाले फ्यूचर में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्जैक्टली ये बिल है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 हैज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस प्रोवाइड पावर टू एक्सपेल इलीगल बांग्लादेशीज इमिग्रेंट विद इन 24 आवर्स। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसा स्पेशल एक्ट है जिसके तहत 24 घंटे के भीतर जितने भी इलीगल बांग्लादेशी या कोई भी इलीगल एलियन आसाम की धरती पे घूम रहा है उसको 24 घंटे दिए जाएंगे केवल और केवल देश छोड़ने के लिए। और वो नहीं छोड़ता तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें कोई भी ड्यू डिलिजेंस का प्रावधान नहीं है। 24 आवर अल्टीमेटम, लीव इंडिया और गो टू जेल। इलीगल इमिग्रेंट्स गेट 24 आवर टू एग्जिट वाया डेजिग्नेटेड रूट और फेस 3 ईयर जेल्स प्लस फोर्स डिपोर्टेशन। नो लॉन्ग कोर्ट प्रोसेस, नो ट्रिब्यूनल डिले। मैं आपको ये बता देता हूँ, इस 24 घंटे के भीतर उनको बकायदा सरकार बताएगी कि आप केवल और केवल इस जगह से, इस रास्ते से ही वापस जा सकते हैं। वो ना तो कोई दूसरा रास्ता चूज कर सकते हैं, ना कोई दूसरा दिन चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पूरी पावर सेंट्रलाइज होकर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि अभी तक देखिए जिस तरीके से प्रोसेस चलता था कि आप डेजिग्नेट करते थे इलीगल इमिग्रेंट्स को, उनको फिर आप डिपोर्टेशन के लिए डालते थे, उनके ऊपर कार्रवाई बैठती थी, उनके ऊपर जांच होती थी, उनके ऊपर आपको प्रूव करना पड़ता था। पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी गवर्नमेंट के ऊपर हुआ करता था। नाउ रिसेंटली लॉ में चेंज किया गया था जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इंडिविजुअल के ऊपर आ गया था कि उसको साबित करना था कि वो भारतीय है। पहले तो ये होता था कि हमारी एजेंसी साबित करती थी कि ये भारतीय नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन ये जो लॉ आया है इसने बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अभी तक तो केवल एसआईआर को लेके परेशान थे लोग, अब इस वाले लॉ से तो इनकी नींद नहीं, इनकी पूरी जिंदगी हराम होने वाली है। ये आसाम के लिए इतना बड़ा क्यों है? और इस लॉ को ना कभी भी भारत में कहीं पे भी यूज नहीं किया गया। मैं बता देता हूँ, एक्सक्लूसिवली ये केवल और केवल आसाम गवर्नमेंट को दिया गया था। आसाम गवर्नमेंट को इसका पता भी नहीं था। अभी कुछ समय पहले जब हेमंता बिस्वा शर्मा दा के कैबिनेट में इस चीज को उठाया गया और उसके ऊपर बात ही पता लगा कि नेहरू इरा के टाइम पे, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बार आसाम के जो पूर्व सीएम थे उस टाइम पे उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन नेहरू ने इसको ब्लॉक कर दिया था, ये बोल के कि नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और वहां पे लियाकत अली खान ड्रामे करेगा। वो बोलेगा कि इंडिया ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस करने की कोशिश कर रहा है, इनह्यूमन एक्ट कर रहा है नॉल। पर दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ये लियाकत अली खान वही है जिसने ये बोला था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उस टाइम पे नेहरू ने इस लियाकत अली खान के लिए इलीगल बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर जाने से रोक दिया था। यहाँ पे हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। जिस तरीके से पूरी मशीनरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से एसआईआर को रोक दे, अब उनके लिए इस लेवल पे नया गेम आ गया है जिसमें मतलब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे खेले कैसे। फर्स्ट टाइम स्टेट मशीनरी इज एम्पावर्ड टू एक्सपेल इलीगल डायरेक्टली। यहाँ पे किसी भी कोर्ट का, किसी भी ट्रिब्यूनल का कोई लेना देना नहीं है। स्टेट मशीनरी डायरेक्टली पिक करेगी, चेक करेगी कि भैया वो इलीगल है या नहीं। वंस दे हैव गिवन द वर्डिक्ट, उसके बाद सीधा बाहर का रास्ता, कोई सुनना और सुनाना नहीं होगा यहाँ पे। अ पायलट रन हैज ऑलरेडी रिमूव्ड 5 पीपल हु वर प्री डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। ऑलरेडी इसकी चेकिंग भी शुरू हो गई है। यहाँ पे ऑलरेडी इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बड़े लेवल पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसको अगर मास लेवल पे एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियसली डिपोर्टेशन में बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है इंडिया के लिए। क्योंकि बांग्लादेश के सामने जब आप भेजते थे उनके इलीगल्स, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, वो बोलते थे कि बांग्लादेश है ही नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं। पर नाउ दे आर फोर्स, और यहाँ पे इन लोगों को भी आप डायरेक्टली भेज सकते हो। आप उनको बीच में नो मैंस लैंड पे भी छोड़ दोगे तो हमारी सरदर्दी नहीं है, वो बांग्लादेश उनको लेगा ही लेगा, क्योंकि उन लोगों के पास भाई वहां के डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे आकर के फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो विपक्ष जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा और इसके ऊपर फिर से कुछ स्टे वगैरह आ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 2024 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कैन एक्सपेल ओनली दोज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फॉरेनर बाय द फॉरेन ट्रिब्यूनल। 2024 में जजमेंट आ चुका था। इंश्योर जीरो रॉन्गफुल एक्सपल्शन। सितंबर 2025 एसओपी डिटेल्स आर एग्जैक्ट प्रोसीजर। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2024 में, इसने डिक्लेयर कर दिया है कि जो फॉरेनर्स हैं वहां पे अगर एक बार ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया कि भैया वो बाहर के हैं, तो भाई बिल्कुल आप ये स्टेप ले सकते हो और यहाँ पे इसको बार नहीं किया जा सकता।
अच्छा ये क्यों वर्क करता है और इसके कोई लूप होल है जिस तरीके से ये क्लोज कर देता है जो ये पूरा प्रोसेस होता था, और वो किस तरीके से वर्क करता है तो मैं बताता हूँ। ट्रेडिशनल रूट इक्वल्स टू 5 to 10 years इन ट्रिब्यूनल्स प्लस डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। मतलब 5 से 10 साल लगते थे ट्रिब्यूनल को डिसाइड करने में एक इंसान के ऊपर कि भाई वो इलीगल है या नहीं, तब तक वो बूढ़ा हो जाता था, कई केसेस में मर जाते थे, आपके ऊपर एक बर्डन बन के जीते रहते थे। नया रूट जो है वो कहता है कि जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो डिक्लेयर कर देता है कि भैया वो फॉरेनर है, डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डायरेक्ट इश्यू ऑर्डर किया जाएगा कि 24 आवर्स के अंदर उसको बाहर निकालिए। बांग्लादेश के अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ तक कि पुश इन भी अलाउड है। मतलब आपने लिटरली उसे बॉर्डर पे लेके गए, बांग्लादेश की तरफ मुंह करके उसे खड़ा किया, पिछवाड़े पे एक लात देके मारी जिससे वो बांग्लादेश के अंदर घुस गया, तो वो बांग्लादेश का और हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बड़ा कारगर मशीनरी साबित होने वाली है। मुझे तो ये तक लगता है कि आने वाले टाइम में स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि मतलब पूरे देश से इलीगल्स को उठा के लाया और बांग्लादेश में डाल दिया और वहां से धकेल दिया सबको बाहर। पिछले कुछ टाइम से जब से SIR शुरू हुआ है और उसके बाद ये नया लॉ निकल के आया है सामने की स्टेट मशीनरी इस तरीके की भी एक चीज यूज कर रही है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब एक हेवायर का सिचुएशन पैदा हो गया इलीगल्स के अंदर। वो नेपाल भाग रहे हैं, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। आफ्टर वेस्ट बंगाल SIR क्रैकडाउन मैनी बांग्लादेशी इलीगल्स आर फ्लीइंग। आफ्टर वेस्ट बंगाल SIR क्रैकडाउन मैनी बांग्लादेशी इलीगल्स आर फ्लीइंग टुवर्ड्स नेपाल बॉर्डर थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वायरल वीडियो शोज मास मूवमेंट। आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर, मतलब ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी हैं कि किस तरीके से BSF के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे मतलब भर भर के ये इलीगल माइग्रेंट्स पहुँच रहे हैं और ये खुद ही देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगर ये पकड़े गए तो इनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगेगा, 5 से 10 साल की जेल का प्रावधान है, उसके बाद फिंगरप्रिंट लेकर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आसाम फियर स्पिल ओवर फ्रॉम नेबर स्टेट्स विद बंगाल क्रैकडाउन न्यू इन्फ्लक्स इनटू आसाम लाइकली, हेंस 24 आवर लॉ बिकेम क्रिटिकल फॉर बॉर्डर कंट्रोल। जब से वेस्ट बंगाल के अंदर SIR स्टार्ट हुआ है तभी से वहां पे जो छुपे हुए बांग्लादेशी थे वो भाग रहे थे आसाम की तरफ, कुछ भाग रहे थे त्रिपुरा की तरफ, कुछ भाग रहे थे नीचे आपके ओडिशा की तरफ, कुछ झारखंड की तरफ भाग करके आ गए थे, बिहार भी जा रहे थे कुछ लोग। इवन ये भी बताया गया कि कुछ लोग वहां से निकल के नेपाल निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस सिचुएशन में ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मतलब इलीगल्स को, कि आपको क्या पता, आपको तो नहीं पता लगेगा कौन इलीगल है कौन नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे उनको। तो के लिए इस तरीके के लॉ का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर किसी पे शक हुआ, मतलब 1 2 3 या 3 लोग हैं, मुझे एक पे शक होता है, उठाया चेक किया कि भैया वो इलीगल है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट मिलते हैं बहुत बढ़िया, नहीं मिलते उठा करके वैन में डालो और दफा करो। बिल्कुल यही किया जा रहा है। अच्छा इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस भी उठ रहे हैं, ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने फिर से रोना शुरू कर दिया क्योंकि ये सब फंडेड होते हैं बाहर से। अभी तो आप देख भी लेंगे मतलब ट्विटर के अंदर इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से वॉमिट चल रहा है, जहां पे जितने भी इंडियन अकाउंट्स बोल करके चलाया करते थे ऑल्ट न्यूज, वो जुबेर वाला भी, वो सब अपने रजिस्टर करके बैठे हैं आयरलैंड वगैरह के अंदर अपने, और वो इंडिया की पॉलिटिक्स पे कमेंट कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ तक कि छोड़िए, ललन टॉप भी अपना जो अकाउंट है वो बाहर रजिस्टर करके बैठे और यहाँ पे मतलब वो न्यूज एजेंसी रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है। तो सेम चीज मतलब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वालों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि वो क्लेम कर रहे हैं कोई ड्यू प्रोसेस ही नहीं है, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, 24 आवर्स बहुत कम है सिटीजन प्रूव करने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो ऑलरेडी फॉरेनर डिक्लेयर हो चुके हैं केवल उनको धकेला जाएगा, बांग्लादेश के अप्रूवल का वेट नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि उनको प्यार से इज्जत से लेके जाया जाएगा बांग्लादेश के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ मुंह करके उन्हें खड़ा किया जाएगा, जोर से खींच के उनके पीछे एक लात दी जाएगी जिससे सीधा वो बांग्लादेश में जाके गिरेंगे। और ये जो पूरा का पूरा लॉ है ये सेफगार्ड होता है सुप्रीम कोर्ट के 2024 वाले जजमेंट से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई यहाँ की रियलिटी है। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस इन्फॉर्मेशन में मत पड़िएगा। अगर कोई भी आपसे क्लेम करता है और बोलता है कि भाई ये इनह्यूमेन है, कुछ इनह्यूमेन नहीं है। इनह्यूमेन ये है कि ये बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं, यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज के ऊपर मौज करते हैं और उसके बाद यहीं पे ही हमारे डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और केवल यही नहीं, ये बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर के एंटी इंडिया एक्टिविटी भी करते हैं। अच्छा यहाँ पे बांग्लादेश ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये लॉ के अकॉर्डिंग हमें बांग्लादेश का एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं, ना तो कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन की रिक्वायरमेंट है, और इंडिया लीगली पुशन कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि किस तरीके से बॉर्डर पे ले जाके खड़ा करना है, लात मार के दफा कर देना है बस। तो ये सबसे ज्यादा सॉर्टेड और सिंपल सोल्यूशन, और यही मेरे ख्याल से आसाम में नहीं पूरा नेशन वाइड लागू होना चाहिए। जितने भी इन्हें बाहर निकाल के दफा कीजिए, मतलब जितने भी इलीगल्स हैं, अगर ये समुद्र किनारे वाले स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पे किसी देश से बॉर्डर नहीं लगता पर समुद्र लगता है, तो इन्हें समुद्र में दफा करो, क्योंकि ये आए भी तो उसी रास्ते से थे भाई। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका। जब बांग्लादेश बना था तो उससे पहले उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है, उस टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसीज चल रही थी और वहां पे
ये पाकिस्तानियों ने इन बांग्लादेशियों के ऊपर बहुत अत्याचार भी किए थे, तो बहुत सारे लोग निकल के भाग करके इंडिया में आ गए थे, जिसकी वजह से आसाम का डेमोग्राफी थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब बहुत बड़े लेवल पे डेमोग्राफी चेंज होने की कोशिश करने लग गए थे, और उस टाइम की गवर्नमेंट ने ट्राई किया था इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नेहरू ने उसको ब्लॉक कर दिया था। अब ये कांग्रेसी बोलेंगे कि भाई तुम हर बात में नेहरू को घुमा फिरा के क्यों ले आते हो। अरे भाई, जब जिस इंसान के कर्म है उसी के कर्म तो बताए जाएंगे ना। अब अगर यहाँ पे नेहरू ने अगर इसको ब्लॉक नहीं किया होता तो ऑब्वियसली ये इलीगल्स यहाँ पे होते ही नहीं, उसी टाइम पे निकाल दिए जाते। पर उस टाइम पे तो उसने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे नेहरू लियाकत पैक्ट की पड़ी थी, और वो लियाकत अली खान जिसने ये बोला था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और फिर ये लोग बोलते हैं कि इनकी कोई इज्जत नहीं करता है। लास्ट में दोस्तों, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, इससे क्या चीज हमें देश में देखने को मिलती है। एक तो सबसे बड़ी बात, आसाम के जो लाखों इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको हम बोले एक तरीके से, तो वो दफा होने वाले हैं। तो उससे बहुत बड़ा डेमोग्राफिक करेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब जो डेमोग्राफी रियलिटी में वहां की होनी चाहिए वही रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वही छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी सिक्योरिटी अपने आप बेहतर होगी ना। दो तरीके से सिक्योरिटी बेहतर होती है, या तो आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को और ज्यादा इक्विप्ड कर दो, अपग्रेड कर लो, या जो क्रिमिनल्स हैं उनको डिक्रीज कर दो। और इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी आपके वहां पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनमें ये इलीगल बांग्लादेशी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसमें केवल मुसलमान है, उसमें क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, सबके अंदर जो भी इलीगल बांग्लादेशी है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया बन चुका है इस टाइम पे इंडिया के अंदर, और ये हाई पॉसिबिलिटी है इसको शायद से सेंटर पूरा नेशन वाइड एक्सप्रेस कर दे। लेकिन क्या ये वेस्ट बंगाल में होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये वेस्ट बंगाल में नहीं होगा, क्योंकि इसको अप्लाई करने का जो पावर है, इसको जो एग्जीक्यूट करने का पावर है, वो केवल और केवल जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वेस्ट बंगाल में एक्टिवेट होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस रूल को पूरे इंडिया के अंदर एक्टिवेट करना चाहिए? नहीं, कमेंट्स में अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।